हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से जो है 8वीं का हिस्ट्री इतिहास का जो है टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 का पूरा स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और आपको इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस इंग्लिश तो नहीं लेकिन साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट ईजिली अवेलेबल हैं। और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कीजिए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न स्वाध्याय में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। जैसे इसमें विकल्पों में से क्या क्या दिया हुआ है कि सन 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्किया ने डैश शहर को जीता था। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। पहला है वेनिस, कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम और पेरिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये उत्तर सही होगा। यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में तुर्किया ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है शहर को जीता था। तो इस तरीके से इसका 2 और प्रश्न है, इसको हम बाद में समझेंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। ये निम्न संकल्पनाएं हैं, जैसे उपनिवेशवाद क्या होता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो उपनिवेशवाद के बारे में इसकी डेफिनेशन और परिभाषा हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए, उपनिवेशवाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, फटाफट देख लीजिए। कि जब आर्थिक दृष्टि से संपन्न तथा सैनिक दृष्टि से बलशाली कोई देश अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भू प्रदेश पर अपना अधिकार जमा कर वहां अपनी बस्ती बसाता है और अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करता है, तब इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब जब कोई कंट्री बहुत अमीर होती है और उसके पास सेना की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी ताकत और पैसे के बल पर किसी दूसरे राज्य पर जो है क्या करता है, कब्जा कर लेता है और उसके बाद वहाँ पर अपना नियम कानून वर्चस्व स्थापित कर लेता है। तो इस चीज़ को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसको मैंने आपके सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इस तरीके से इसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन करना है और लर्न करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से यूरोपीय देशों ने वहां की सत्ता छीनकर वहां अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है कि यूरोपीय देशों की इसी उपनिवेशवादी मानसिकता से आगे चलकर साम्राज्यवाद का उदय हुआ। अब चलिए देखिए साम्राज्यवाद। अब आपको दिया है इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, साम्राज्यवाद क्या होता है, इसके बारे में हमें संकल्पना स्पष्ट करनी है, कुछ लिखना है थोड़ा सा बहुत। तो अब हम देखते हैं साम्राज्यवाद। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें भी 3-4 पॉइंट है। देखिए, विकसित राज्यों का अविकसित राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करके वहां उपनिवेश स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। मतलब वही उपनिवेश ही एक तरीके से डेवलप होकर बाद में साम्राज्यवाद हो गया। जो कंट्री डेवलप होती है, विकसित होती है, वो छोटे गरीब कंट्री को जो अविकसित होती है उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करके साम्राज्यवाद कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, अपने राज्य की भौगोलिक सीमा के पार के भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि चाइना वाले इंडिया के बॉर्डर पर क्या सोचते हैं कि हम सीमा पर आगे बढ़ जाएं, थोड़ा और आगे बढ़ जाएं और इंडिया के अंदर घुसकर अंदर तक की जमीन को ले लें। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद बोलते हैं। चूंकि वहां पे हमारे सैनिक हैं और उनको अंदर नहीं आने देते हैं। हर देश की कंट्री में सीमा पर इसीलिए सैनिक लगे रहते हैं ताकि बाहर की कंट्री का, देश का कोई हमारे अंदर आकर अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाए न। एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सैनिक दृष्टि से बलवान यूरोपीय राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति के सामने टिक न पाने के कारण एशिया अफ्रीका महाद्वीपों के देश गुलाम बन गए। और लास्ट पॉइंट है कि औद्योगिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद बढ़ने लगा। 20वीं शताब्दी में इसका अंत हुआ। जब इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई तो साम्राज्यवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अंत में 20वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से खत्म हो गया। सभी कंट्री, सभी देश आजाद हो गए और जो है सब अपना अपने नियम और कानून से चलने लगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है पुनर्जागरण युग। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पुनर्जागरण युग के बारे में दिख रहा है। अगर आप मेरे बोलने से लिख नहीं पाते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको लिख लीजिए और इसके बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए।
देखिए अब तीसरा पॉइंट दिया है पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण युग क्या होता है उसको देख लेते हैं। मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोप महाद्वीप में धार्मिक सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और औद्योगिक खोजों के कारण नए नए प्रदेश प्रकाश में आए। अब देखिए मध्य युग के उत्तरार्ध में मतलब कि मध्य युग जब खत्म होने ही वाला था उस समय पे वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक जो है आंदोलन बहुत तेजी से चलने लगे थे और इसी कारण जो है बहुत सारे कंट्री नए नए राज्य और प्रदेश खोजे गए थे। इस समय हुए पुनर्जागरण के कारण यूरोप में कला स्थापत्य दर्शन और प्राचीन परंपराएं पुनर्जीवित हो उठे। तीसरा पॉइंट है पुनर्जागरण के कारण मानवतावाद को प्रोत्साहन मिला। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है कि नई कल्पनाओं और सर्वांगीण प्रगति को प्रोत्साहन मिला। ये सभी घटनाएं यूरोप में ईसवी सन की 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी की समयावधि में हुई, इसलिए इस समयावधि को पुनर्जागरण युग कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। और चौथा और लास्ट है पूंजीवादी। पूंजीवादी युग क्या होता है? युग नहीं, पूंजीवाद क्या होता है? देखिए पूंजीवाद में भी इसमें भी 3-4 पॉइंट दे हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के होते हैं उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई कंट्री है, देश है जिसका इकोनॉमी यानी कि जिसकी कमाई, जिसकी अर्थव्यवस्था में इनकम जो होता है वो खुद के देश में ही उत्पादन से होता है। जैसे भारत में बहुत फसल होती है, किसानों से अनाज पैदावार होती है अनाजों की, तो वो उसी से कमाई अगर करने लगे, जैसे ईरान में पेट्रोल और तेलों से जो है कमाई होती है, तो उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निजी स्वामित्व होता है, वो खुद से ही उसका उत्पादन करता है और उसको बेचता है, तो उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी, श्रमिक और उद्योगपति के पारस्परिक सहयोग से बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अधिक से अधिक, यहाँ पर देख लीजिए, अधिक से अधिक लाभ कमाना उत्पादन उद्देश्य होता है। और लास्ट पॉइंट है कि व्यापार वृद्धि के कारण यूरोप के देशों में यह बड़े पैमाने पर संचित हुए धन का व्यापार उद्योगों में निवेश किए जाने से यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। दिया हुआ है कि निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला की पराजय हुई, क्यों हुई? कारण सहित हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया, आपको इसका आंसर स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा कि बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने कोलकाता स्थित अंग्रेजों की गोदाम को अपने अधिकार में कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों में असंतोष हो गया। असंतोष मतलब गुस्सा, उनको गुस्सा हो गया कि भाई ऐसा क्यों कर लिया। तो नवाब के सेनापति मीर जफर को नवाब पद का प्रलोभन देकर कूटनीति से रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। मतलब उन्हीं के जो साथी थे जिसका नाम मीर जफर था, वो अपने राजा को धोखा देकर अंग्रेजों के पक्ष में चले गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये अपने पक्ष में अंग्रेजों ने उन्हें कर लिया। फिर 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1757 में अंग्रेजों ने नवाब पर आक्रमण किया और नवाब और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आईं। मतलब कि दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई थी। इसके बाद फिर क्या हुआ था, जब सेनाएं आमने सामने, तो पूर्व निश्चय के अनुसार मीर जफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला की पराजय हुई। मतलब कि उनके ही आदमी ने उन्हें धोखा दिया था, इसी कारण उनकी पराजय हुई। तो इस तरीके से अंग्रेजों की कूटनीति की वजह से उनकी पराजय हुई थी। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया है कि यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों को खोजना आवश्यक अनुभव होने लगा। ऐसा क्यों है? तो प्राचीन काल में यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। मतलब वहाँ पे एक दूसरे से क्या रिलेशन थे, बिजनेस वाले रिलेशन थे। तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला स्थल व्यापारिक मार्ग बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को होकर जाना था। तीसरा पॉइंट है कि 1453 मतलब 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्किया ने यह शहर जीत लिया। और चौथा है, तुर्कियों के द्वारा मार्ग बंद किए जाने के कारण यूरोपियों का पूर्वी व्यापार खंडित हो गया।
मतलब कि जब दूसरे राज्य में वो रास्ता चला गया और तो लोगों व्यापारियों के बीच में क्या हो गया, व्यापार बंद होने लगा, टूटने लगा। इसलिए यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों को खोजना आवश्यक अनुभव हुआ। तीसरा और लास्ट प्रश्न दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि यूरोप के शासक व्यापारिक कंपनियों को सैनिक संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने लगे, इसका हमें कारण बताना है। तो इसमें भी 3-4 पॉइंट हैं। नए समुद्री मार्गों की खोज हो जाने के बाद देखिए नए खोज हो जाने के बाद यूरोप एशिया महाद्वीप के देशों के बीच नए उत्साह के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आकर व्यापार में पूंजी निवेश करने लगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि व्यापारियों द्वारा मिलकर पूंजी निवेश किए जाने के कारण समभाग पूंजी वाली कई व्यापारिक कंपनियों का उदय हुआ। चौथा पॉइंट, शासकों की समझ में यह बात आने लगी कि पूर्वी देशों के साथ होने वाला व्यापार लाभप्रद होने के कारण देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो रही है और इन सभी कारणों से यूरोप के शासक व्यापारिक कंपनियों को सैनिक संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने लगे। तो इस तरीके से हमारे ये जो 3 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका में कुछ प्रश्न दिए हैं कि समुद्री नाविक जैसे क्या है और दूसरे कॉलम में कार्य है। समुद्री नाविक कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किया था। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपको इस बुक में भी दिख रहा है, समुद्री नाविक और उनके कार्य। तो इसका उत्तर देख लीजिए, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे पहला जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर देखिए पहला जो रिक्त स्थान है उसमें भर देंगे बार्थोलोम्यू डायस। इन्होंने क्या कार्य किया था, अफ्रीका के दक्षिण छोर तक पहुंचा। दूसरा है क्रिस्तोफर कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकला और कोलंबस अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। और वास्को द गामा भारत के पश्चिम तट पर पहुंचा और कलिकत बंदरगाह पर पहुंचा। तो इस तरीके से जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला था कि पहला प्रश्न जो आपके 2 प्रश्न रह गए हैं उसको भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड में। और तीसरा दिया है कि अंग्रेजों के अवैध व्यापार के रोकथाम करने का प्रयास किसने किया था। तो अंग्रेजों के व्यापार को रोकने का प्रयास मीर कासिम ने किया था। ब वाला उत्तर सही रहेगा। तो पहले में ब, दूसरे में अ, तीसरे में ब। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर का स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे। आपका दिन शुभ हो।